नमस्कार दोस्तों, ओशियन सिविल सर्विस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का अध्याय 4 है। अध्याय 4 में है नीति, निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य दिया गया है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं आज। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 में वर्णित अनुदेश प्रपत्र को भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व के रूप में स्थान दिया गया है। भारत तथा आयरलैंड को छोड़कर विश्व के अन्य किसी भी देश के संविधान में इस प्रकार के निर्देशक तत्वों का उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान निर्माताओं का लक्ष्य भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। इसलिए उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों में उन सभी आदर्शों का समावेश किया जिन्हें कार्य रूप में परिणत किए जाने पर एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा मूर्त रूप ले सके। नीति निर्देशक तत्व हमारे राज्य के सम्मुख कुछ सिद्धांत उपस्थित करते हैं जिनके पालन द्वारा देश के नागरिकों का सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक उत्थान हो सकता है। संविधान की प्रस्तावना द्वारा भारत के नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता एवं न्याय सुलभ कराने का जो संकल्प व्यक्त किया गया है वह इन आदर्शों को क्रियान्वित किए जाने पर ही पूर्ण हो सकता है। अतः ये निर्देशक तत्व एक प्रकार से राज्य के लिए नैतिकता के सूत्र हैं तथा देश में वास्तविक रूप में सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करते हैं। विधि निर्माण में इन तत्वों को प्रयोग करना राज्य का परम कर्तव्य है। जैसा कि अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि इस भाग में दिए गए उपबंधों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। फिर भी इसमें दिए हुए तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। इस प्रकार नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में प्रमुखतः निम्न 3 बातें उल्लेखनीय हैं। जैसे इन तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं तथा कानून बनाते समय इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। ध्यातव्य है कि संविधान निर्माण के समय नव स्वाधीन राष्ट्र के रूप में देश के आर्थिक एवं प्रशासनिक संसाधन अत्यंत सीमित थे और तत्काल राजनीति एकीकरण होने के कारण समस्त नीतिगत तत्वों के लिए समान नागरिक सहमति बनाना संभव भी नहीं था। इसके साथ साथ देश में सांप्रदायिक सद्भाव भी तत्कालीन परिस्थितियों में बिगड़ा हुआ था, जिसके कारण वह सभी लक्ष्यों को तत्काल प्राप्त नहीं कर सकता था। इसी कारण नीति निर्देशक तत्वों को वाद योग्य नहीं बनाया गया, बल्कि उन्हें संविधान में एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में रखा गया था। इनका क्रियान्वयन कब और कैसे किया जाएगा यह राज्य पर छोड़ दिया गया। इसीलिए इसके संबंध में के.टी. शाह ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, अर्थात जैसे जैसे राज्य के आर्थिक संसाधन बढ़ेंगे वह इनका क्रियान्वयन करेगा। अनुच्छेद 36 के अनुसार राज्य शब्द का वही अर्थ है जो भाग 3 अनुच्छेद 12 में दिया गया है। अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य से अभिप्राय केंद्रीय सरकार, संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल और भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन सभी स्थानीय प्राधिकरण और अन्य लोक प्राधिकारियों से है। आगे दिया गया है कि नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। तो इसमें है कि नीति निर्देशक तत्वों की परिधि अत्यंत विस्तृत है और ये जीवन के विविध पहलुओं से संबंधित है। अतः इसका सर्वमान्य वर्गीकरण संभव नहीं है, किंतु अध्ययन की सुविधा के लिए इन तत्वों को अधोलिखित वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। जैसे आर्थिक न्याय संबंधी निर्देशक तत्व। इसमें दिया गया है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं का उद्देश्य भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था और इस दृष्टि से अनुच्छेद 38 एवं 39 के तहत आर्थिक सुरक्षा और आर्थिक न्याय के संबंध में व्यवस्था की गई है। जैसे अनुच्छेद 38 के तहत राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह लोक कल्याण की अभिवृद्धि करके ऐसे सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करने का प्रयास करेगा जिनमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित हो सके। इसी प्रकार अनुच्छेद 38(2) का निर्देश है कि राज्य विशेष रूप से आपसी असमानता को कम करने के लिए प्रयास करेगा और न केवल व्यक्तियों के बीच
बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में संलग्न लोगों के समूहों के बीच प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। ज्ञातव्य है कि अनुच्छेद 38(2) को 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 39 के तहत यह निर्देश दिया गया है कि राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। ये दिया गया है अनुच्छेद 39 कम दिया गया है। राज्य देश के भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके। अनुच्छेद 39 ख। तीसरा है कि राज्य इस बात का भी ध्यान रखेगा कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों का इस प्रकार केंद्रीकरण न हो कि सार्वजनिक हित को किसी प्रकार की हानि पहुंचे। दिया गया है अनुच्छेद 39 ग में। राज्य प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करेगा। 39 घम दिया गया है। ज्ञातव्य है कि संसद द्वारा 39 ख के अनुसरण में समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 पारित किए गए हैं। राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो तथा आर्थिक व्यवस्थावश कोई नागरिक ऐसे रोजगार में न जाए जो उसकी आय और शक्ति के अनुकूल न हो। ये दिया गया अनुच्छेद 39 में। राज्य द्वारा बच्चों को स्वस्थ रूप में विकास के लिए अवसर और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। उन्हें स्वतंत्रता और सम्मान की स्थिति प्राप्त होगी और बच्चों तथा युवकों की शोषण से तथा भौतिक या नैतिक परित्याग से रक्षा की जाएगी। अनुच्छेद 39 चम किया गया है। ज्ञातव्य है कि अनुच्छेद 39(4) संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। ज्ञातव्य है कि अनुच्छेद 38 तथा अनुच्छेद 39 में विधि शास्त्र के वितरण न्याय का सिद्धांत निहित है। वितरण न्याय का तात्पर्य नागरिकों के बीच आर्थिक असमानता को समाप्त करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम भारत संघ 1982 के मामले में यह धारित किया है कि यद्यपि समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत संविधान के अधीन मूल अधिकार नहीं है, बल्कि यह एक निर्देशक तत्व है, परंतु निश्चय ही यह एक संवैधानिक लक्ष्य है। अतः इसके उल्लंघन पर न्यायालय अनुच्छेद 32 के अधीन रिट जारी कर सकता है। इसी प्रकार तमिलनाडु राज्य बनाम आबू कवरबाई 1984 के मामले में यह अब निर्धारित किया गया है कि राज्य में यातायात का राष्ट्रीयकरण करने के लिए बनाया गया कानून संवैधानिक है, क्योंकि वह अनुच्छेद 39 ख और ग में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों के अनुपालन में बनाया गया है। इसके बाद है सामाजिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। इसमें दिया गया है कि राज्य अपने आर्थिक साधनों के अनुसार और विकास की सीमाओं के भीतर यह प्रयास करेगा कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा पा सके एवं बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और असमर्थता आदि दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सके। कहा गया अनुच्छेद 41 में। इसके बाद है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा काम पाने का अधिकार अनुच्छेद 43 के अंतर्गत है। 15 अगस्त 1995 से प्रारंभ राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम संविधान में प्रदत्त राज्य के नीति निर्देशक तत्वों विशेषकर अनुच्छेद 41 के तहत बेरोजगारी, वृद्धावस्था आदि की स्थिति में लोक सहायता संबंधी निर्देश की प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रारंभ में इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल थे राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना यानी कि NOEPS, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना NFBS एवं राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना यानी कि NMBS। 1 अप्रैल 2001 से NMBS को जनसंख्या स्थिरीकरण कार्यक्रम का भाग बना दिया गया है। राज्य ऐसा प्रयत्न करेगा कि व्यक्तियों को अपनी अनुकूल और मानवोचित अवस्थाओं में ही कार्य करना पड़े तथा स्त्रियों को प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। कहा गया अनुच्छेद 42 में। इसके बाद है कि राज्य इस बात का प्रयत्न करेगा कि कृषि और उद्योग में लगे हुए सभी मजदूरों को अपने जीवन निर्वाह के लिए यथोचित वेतन मिल सके, उनका जीवन स्तर ऊपर उठ सके, वे अवकाश के समय का उचित उपयोग कर सके तथा उन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति का अवसर प्राप्त हो सके। राज्य का यह भी प्रयास होगा कि गांव में व्यक्तिगत अथवा सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दे। ये कहा गया है अनुच्छेद 43 में।
इसके बाद है कि राज्य उचित व्यवस्थापन या अन्य प्रकार से औद्योगिक संस्थानों के प्रबंध में कर्मचारियों को भागीदार बनाने के लिए कदम उठाया गया। ये कहा गया है अनुच्छेद 43 का में। इसके बाद है कि ध्यातव्य है कि अनुच्छेद 43 का में वर्णित निदेशक तत्व 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, यानी जो 1976 में किया गया था। राज्य सहकारी समितियों के ऐच्छिक गठन, स्वायत्त कार्य संपादन, लोकतांत्रिक नियंत्रण या वृत्तिक प्रबंधन में अभिवृद्धि करने का प्रयास करेगा। ये कहा गया है अनुच्छेद 43 के खम कहा गया है। उल्लेखनीय अनुच्छेद 43 ख में वर्णित तत्व 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़ा गया है, यानी कि सहकारी अधिनियम। मूल संविधान के अनुच्छेद 45 में कहा गया था कि राज्य 6 वर्ष की आयु पूरी करने वाले बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इस निदेशक तत्व को शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत मूल अधिकार की स्थिति प्रदान कर दी गई है तथा इसके स्थान पर नया अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 21 का प्रतिस्थापित किया गया है, जो इस प्रकार है कि राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रयास करेगा। राज्य जनता के दुर्बल वर्गों, विशेषतः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। ये कहा गया है अनुच्छेद 46 में। इसके बाद एक राज्य लोगों के जीवन स्तर और स्वास्थ्य को सुधारने के लिए प्रयत्न करेगा तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए औषधि में प्रयोग किए जाने के अतिरिक्त स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्यों तथा अन्य पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाया गया। ये कहा गया है अनुच्छेद 47 में। के बाद है कि अनुच्छेद 39 का के तहत राज्य को निर्देशित किया गया है कि वह इस बात का प्रयत्न करेगा कि कानूनी तंत्र का संचालन इस प्रकार हो कि सभी को समान रूप से न्याय उपलब्ध हो सके तथा आर्थिक रूप से कमजोर या किसी अन्य प्रकार से निरोगी व्यक्तियों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था सुनिश्चित हो, जिससे कि वह न्याय प्राप्त करने से वंचित न रह जाए। ये कहा गया है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा योजित किया गया है। इसके बाद है कि समाज कल्याण संबंधी निदेशक तत्व, इसमें एक अनुच्छेद 40 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को गठन के लिए कदम उठाएगा और इन्हें उतने अधिकार और शक्ति प्रदान करेगा जितने से वह एक स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सके। ध्यातव्य है कि इस निर्देश के क्रियान्वयन में संविधान का 73वां एवं 74वां संशोधन अधिनियम 1992 को पारित करके भाग 9 का के तहत क्रमशः पंचायतों और नगर पालिकाओं के गठन, निर्वाचन, शक्तियों तथा उत्तरदायित्वों का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 43 ख के तहत राज्यों को यह निर्देश दिया गया है कि वह सहकारी समितियों के स्वैच्छिक संगठन, स्वतंत्र संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को प्रोत्साहित करें। ज्ञातव्य है कि यह अनुच्छेद 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। इसके बाद है कि अनुच्छेद 44 के तहत यह उपबंधित किया गया है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। ज्ञातव्य है कि सरला मुद्गल बनाम भारत संघ 1995 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से अनुच्छेद 44 पर नया दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया था। कौन? सर्वोच्च न्यायालय ने आग्रह किया था किससे? केंद्र सरकार से, और कहा था कि ऐसा करना पीड़ित व्यक्ति की रक्षा तथा राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की अभिवृद्धि दोनों ही दृष्टि से आवश्यक है। इसके बाद एक राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा तथा विशेष रूप से दुधारू और वाहक पशुओं के नस्लों के संरक्षण और सुधार के लिए तथा उनका वध रोकने के लिए कदम उठाएगा, कहा गया अनुच्छेद 48 का में कहा गया है। इसके बाद एक राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का तथा वन और वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रयास करेगा, ये कहा गया है अनुच्छेद 48 का में कहा गया है। इसके बाद है ज्ञातव्य है कि यह निदेशक तत्व 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। कौन सा? अनुच्छेद 48 का जोड़ा गया है। अनुच्छेद 49 के तहत राज्य प्रत्येक स्मारक, कलात्मक एवं ऐतिहासिक रुचि के स्थानों को जिसे संसद ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया हो रक्षा करने का प्रयत्न करेगा। अनुच्छेद 50 के तहत न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने हेतु राज्यों को निर्देश दिया गया है। इसके अनुसार राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक
करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत की विदेश नीति संबंधी निदेशक तत्व के बारे में है। इसके अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अधोलिखित आदर्शों को प्राप्त करने के लिए कार्य करेगा, जैसे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखने, राष्ट्रों के आपसी व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति आदर का भाव बढ़ाने तथा अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने को प्रोत्साहित करने के लिए। आगे है कि नीति निदेशक तथा मूल अधिकार में अंतर। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा नोट्स दिया है, पहले उसको देख लेते हैं हम लोग। नोट्स में दिए गए कि महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित प्रमुख अधिनियम ये दिया गया है, जो अनुच्छेद 39 का है ना, उसके संबंध में दिया गया है कि महिलाओं एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन के जो प्रावधान किए हैं उसके संबंध में ये जो अधिनियम बनाए गए हैं उसको दिए गए हैं। जिसमें है कि आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013, मातृत्व लाभ के संशोधन अधिनियम 2017, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019, मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013, महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005। इसके बाद है कि इन्हें भी जानिए। इसमें है कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों में गांधीवादी सिद्धांत को प्रतिबिंबित करने वाले प्रावधान अधोलिखित है, जैसे ग्राम पंचायतों की स्थापना अनुच्छेद 40, ये पहला हो गया। दूसरा है कि दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46, गांव में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन अनुच्छेद 43, पोषण एवं जीवन स्तर को ऊंचा करना और लोक स्वास्थ्य में सुधार अनुच्छेद 47। इसके बाद है कृषि और पशुपालन संगठन अनुच्छेद 48, पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा अनुच्छेद 48 का, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 49, और 8वां है कार्यपालिका और न्यायपालिका से पृथककरण अनुच्छेद 50। आगे इसमें नोट दिए गया है, ध्यान दें। इसमें है कि संविधान संशोधन द्वारा समाविष्ट निदेशक तत्व, इसमें कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा क्या क्या इसमें जोड़ा गया है। तो इसमें एक अनुच्छेद 39 का उपखंड 4 जोड़ा गया है कि बालकों के स्वस्थ विकास के अवसर एवं सुविधाओं तथा नैतिक एवं आर्थिक परित्याग से रक्षा। उसके बाद अनुच्छेद 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, अनुच्छेद 48 का पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। 44वां संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा क्या क्या जोड़ा गया, जिसमें एक अनुच्छेद 38(2) कि राज्य आय की असमानता को कम करेगा तथा प्रतिष्ठा अवसर एवं सुविधाओं की असमानता को समाप्त करेगा। इसके बाद है कि 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा, इसमें है कि अनुच्छेद 45 का प्रतिस्थापन 6 वर्ष की आयु के बच्चों की देखरेख एवं शिक्षा संबंधी निर्देश। इसके बाद है कि 57वें संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा अनुच्छेद 43 खा जोड़ा गया। इसमें कि सहकारी समितियों के गठन, संचालन, नियंत्रण व प्रबंधन संबंधी निर्देश। अब आगे दिए कि नीति निदेशक तत्व तथा मूल अधिकार में अंतर। इसमें है कि नीति निदेशक तत्व तथा मूल अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं तथा इनके मध्य घनिष्ठ संबंध है, फिर भी इनके मध्य कुछ प्रमुख अंतर विद्यमान है। जैसे मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, जबकि नीति निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। अतः मूल अधिकार को न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है, किंतु निदेशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। ये कहा गया है अनुच्छेद 37 में। इसके बाद है कि मूल अधिकार की प्रकृति नकारात्मक है, जबकि निदेशक तत्व जो है सकारात्मक प्रकृति के हैं, क्योंकि समानता मूल अधिकार के तहत राज्य को कतिपय कार्य न करने का आदेश दिया गया है, जबकि नीति निदेशक तत्व के तहत राज्य से अपेक्षा की गई है कि वह नागरिकों के प्रति अपने कुछ दायित्वों को पूर्ण करेगा और जिन्हें पूरा करना उसका कर्तव्य ठहराया गया है। मूल अधिकार व्यक्तियों से संबंधित है, जबकि नीति निदेशक तत्व जो है राज्य से संबंधित है। मूल अधिकार का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, जबकि नीति
निदेशक तत्व का मुख्य उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। आपातकाल के समय मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, जबकि नीति निदेशक तत्व को निलंबित नहीं किया जा सकता है। ध्यातव्य के अनुच्छेद 20 तथा 21 में प्रत्याभूत मूल अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते हैं। मूल अधिकार पूर्ण नहीं है क्योंकि विभिन्न आधारों पर राज्य द्वारा इस पर निर्बंधन लगाया जा सकता है, जबकि नीति निदेशक तत्व पर किसी भी प्रकार का निर्बंधन नहीं लगाया जा सकता है। मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है, जबकि नीति निदेशक तत्व को नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। मूल अधिकार व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं, इस प्रकार यह स्वतः वैयक्तिक है, जबकि नीति निदेशक तत्व समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं, इस तरह ये समाजवादी हैं। इसके बाद है कि अन्य भागों में वर्णित निदेशक तत्व, जैसे भाग 4 में वर्णित निदेशक तत्व के अतिरिक्त संविधान के अन्य भागों में भी राज्यों के लिए कुछ निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। जैसे राजभाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करेगा, अनुच्छेद 350 का में कहा गया है। इसके बाद अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा के प्रसार तथा विकास के लिए कार्य करे। के बाद अनुच्छेद 335 के अनुसार संघ या राज्य की सेवाओं में नियुक्ति करने में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखते हुए ध्यान दिया जाएगा। इसके बाद है कि नीति निदेशक तत्वों को वरीयता है। इसमें दिया गया है कि 25वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निदेशक तत्व को मूल अधिकार पर अभिभाव यानी ओवरराइड बनाया गया है। इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 31 का जोड़कर यह प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 39 खा और गा में वर्णित नीति निदेशक तत्व को कार्यान्वित करने के लिए राज्य द्वारा कोई विधि बनाई जाती है तो उसे इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है कि वह अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 19 में प्रत्याभूत किसी मूल अधिकार का अतिक्रमण करता है। इसका मतलब है कि अनुच्छेद 39 खा या गा में जो भी अगर व्यवस्था किया जाएगा, महिलाओं के लिए किया जाएगा या अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए किया जाएगा, तो कोई आदमी इस आधार पर नहीं बता सकता है या न्यायालय जा सकता है कि अनुच्छेद जो 14 समानता का अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। आगे दिया गया है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में संशोधन को संवैधानिक घोषित किया गया है। 42वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 31 का में संशोधन कर भाग 4 के सभी निदेशक तत्वों को मूल अधिकारियों पर प्राथमिकता प्रदान किया गया था, किंतु मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के मामले में 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 का में जोड़े गए उपबंध को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, क्योंकि उससे संविधान का मूलभूत ढांचा नष्ट होता था। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि केवल अनुच्छेद 39 खा एवं 39 ग में उल्लिखित राज्य के निदेशक तत्वों को अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता संवैधानिक है। इसमें कहा गया है कि मूल अधिकार तथा नीति निदेशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि नीति निदेशक तत्व वे लक्ष्य है जिन्हें हमें प्राप्त करना है तथा मूल अधिकार वे साधन है जिनके माध्यम से उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है, अतः एक को दूसरे पर पूर्णता वरीयता नहीं दी जा सकती। न्यायालय ने यह भी कहा कि भाग 3 तथा भाग 4 के मध्य सामंजस्य तथा संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा है। इसके बाद है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इसको हम लोग अब देखते हैं। इसमें दिया गया है कि भारत के संविधान के आरंभ में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। इसे 1976 में कांग्रेस द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। समिति का विचार था कि जहां संविधान में नागरिकों के लिए मूल अधिकारों का प्रावधान है, वहां उनके लिए मूल कर्तव्यों का भी उल्लेख होना चाहिए, क्योंकि अधिकार एवं कर्तव्य एक दूसरे के अन्योन्य आश्रित होते हैं। अतः संविधान में एक नया भाग 4 का अनुच्छेद 51 का जोड़कर नागरिकों के लिए कुल 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया था। ज्ञातव्य है कि स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में कुल 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था, जिसमें नागरिकों द्वारा कर अदायगी का मूल कर्तव्य भी शामिल था, किंतु 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़े गए 10 मूल कर्तव्यों में इसे शामिल नहीं किया गया। ज्ञातव्य है कि वर्तमान में अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों कुल संख्या 11 है। 11वां मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का ट के तहत 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। अब आगे दिया गया है कि स्वर्ण सिंह समिति एक
दृष्टि दिया गया है। तो इसमें है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संविधान का अध्ययन करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में 26 फरवरी 1976 में एक आयोग का गठन किया, जिसमें कुल 12 सदस्य थे जो अधोलिखित हैं। जैसे पहले इसमें थे जो सरदार स्वर्ण सिंह अध्यक्ष थे, दूसरे थे AR अंतुले सदस्य थे, इसके बाद SS राय सदस्य थे, रजनी पटेल हैं, HR गोखले, VA सैयद मोहम्मद, VN गाडगिल, CM स्टीफन, DP सिंह, दिनेश गोस्वामी, बसंत साठे, BN बनर्जी। आप लोग एक चीज बताइएगा कि दिनेश गोस्वामी एक समिति बनाई गई थी, मतलब किससे संबंधित थे? आगे इसमें दिया गया है कि साम्यवादी देशों में पूर्व सोवियत संघ विश्व का ऐसा प्रथम देश था जिसने अपने संविधान में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख किया था। अतः यह कहा जाता है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ली गई है। जापान के बाद भारत ऐसा दूसरा प्रजातांत्रिक देश है जिसके संविधान में मौलिक कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। पुनः यूएनओ चार्टर की धारा 29(1) के तहत मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के साथ भी मूल कर्तव्यों का सामंजस्य है। अनुच्छेद 51 का के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह पहला कर्तव्य है कि संविधान का पालन करने और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा है कि भारत की प्रभुत्व, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा कि देश की रक्षा करें और उसका आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा कि भारत के सभी लोगों में समरसता और सम्मान, भ्रातृत्व की भावना का विकास करें, जो धर्म, भाषा और क्षेत्र या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। छठवां मूल कर्तव्य हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। इसके बाद है कि प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। आठवां कर्तव्य है वैज्ञानिक के दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नौवां मूल कर्तव्य है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां मूल कर्तव्य है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11वां मूल कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के माता पिता और प्रतिपाल के संरक्षक उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के 6वें संविधान अधिनियम 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया। इसका बाद दिया गया है कि भारत में जिस प्रकार राज्यों के लिए नीति निर्देशक तत्व हैं, उसी प्रकार नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य हैं। दोनों का पालन स्वेच्छा पर निर्भर है, उसके लिए कोई विधिक बाध्यता नहीं है। अतः यदि कोई नागरिक मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उसे किसी दंड से दंडित नहीं किया जा सकता है। मौलिक कर्तव्य को परमादेश द्वारा प्रभावी भी नहीं बनाया जा सकता है। उन कर्तव्यों के अनुपालन में विफल होने पर दंड का आरोपण करने के लिए संसद द्वारा दंड का विधान कर सकेगी। ज्ञातव्य है कि स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्यों का अनुपालन न किए जाने पर संसद द्वारा आर्थिक दंड या सजा का प्रावधान करने की सिफारिश की थी, किंतु तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया। MC मेहता बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 51 का खंड 6 के अंतर्गत केंद्र सरकार का यह कर्तव्य है कि वह देश की शिक्षा संस्थाओं को सप्ताह में 1 घंटे पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा देने का निर्देश दे। गांधी जी ने कर्तव्यों को महत्व एवं अधिकार और दोनों की अन्योन्याश्रितता को रेखांकित करने को कहा है कि अधिकार का स्रोत कर्तव्य है। यदि हम सब अपने कर्तव्यों को पालन करें तो अधिकारों को खोजने हमें दूर नहीं जाना पड़ेगा। यदि अपने कर्तव्यों को पूरा करे बगैर हम अधिकारों के पीछे भागेंगे तो वह छलावे की तरह हमसे दूर रहेंगे। जितना हम उनका पीछा करेंगे वह उतनी ही और दूर उड़ते जाएंगे। जिन अधिकारों के हम पात्र होना चाहते हैं
तथा जिन्हें हम सुरक्षित कराना चाहते हैं वे सभी अच्छी तरह निभाए गए कर्तव्य से प्राप्त होते हैं। मूल कर्तव्य का महत्व इसलिए भी है कि किसी कानून की संवैधानिकता की दृष्टि से व्याख्या में यदि अदालत को यह प्रतीत होता है कि मूल कर्तव्य के संबंध में विधि के प्रश्न उठते हैं तो अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 में जो 6 स्वतंत्रताओं के संबंध में इन्हें तर्कसंगत माना जा सकता है और इस प्रकार ऐसी विधि को असंवैधानिक होने से बचाया जा सकता है। यह नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत है जो नागरिकों में अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ाते हैं। ध्यातव्य है कि 15 अगस्त 2022 को भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना ने कहा था कि संविधान में मौलिक कर्तव्य केवल दिखावटी या तकनीकी उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं है, बल्कि वे सामाजिक परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ने में नागरिकों का मार्गदर्शन करने के लिए है। इस तरह में जो हम लोगों में जो थ्योरी है वो खत्म होता है। इसके बाद हम लोग परीक्षा दृष्टि का नोट्स देखेंगे। परीक्षा दृष्टि में दिया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। एक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में, नीति निर्देशक तत्व में। आगे दिए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह है कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना। आगे दिए है कि नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? केटी शाह ने। किसने निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है? जी ऑस्टिन ने कहा है। निर्देशक तत्वों की भावनाओं को सच्चे कूड़ेदान की संज्ञा किसने दिया है? टी कृष्णाचार्य ने दिया है। परीक्षा दृष्टि दिए कौन से नीति निर्देशक तत्व 22वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 में जोड़े गए हैं? इसमें अनुच्छेद 39 का समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 43 का उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, अनुच्छेद 48 का पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा तथा अनुच्छेद 39 खंड 4 शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा। किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को चाहे वह स्त्री हो या पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा? अनुच्छेद 39 में कहा गया है। राज्य संपूर्ण भारत के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान करेगा। किस अनुच्छेद के तहत उपनिषद है? अनुच्छेद 44 के तहत। परीक्षा दृष्टि दी है कि अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किसके गठन के लिए राज्य को निर्देश दिए गए हैं? ग्राम पंचायतों के। अनुच्छेद 39 का संबंध किस नीति निर्देशक तत्व से है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता से। सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वतंत्र संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण एवं व्यवसायिक प्रबंधन को प्रोत्साहित करने हेतु किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को निर्देश दिए गए हैं? अनुच्छेद 43 ख के तहत दिया गया है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 43 ख को संविधान में जोड़ा गया है? 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों तथा संवैधानिक अधिकारों के निर्वचन में मार्गदर्शन का कार्य करते हैं? ये अशोक स्मोकलेस कोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ 2007 के वाद में। मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों के मध्य सबसे प्रमुख अंतर क्या है? इसमें कि मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, जब नीति निर्देशक तत्व जो है न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण किस अनुच्छेद के तहत एक नीति निर्देशक तत्व है? अनुच्छेद 50 के तहत। किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के समर्थन से है? अनुच्छेद 51 का। परीक्षा दृष्टि में दिया गया है किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 को संविधान में जोड़ा गया? 25वें संविधान संशोधन द्वारा। मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता प्रदान करने वाला प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिए गए? अनुच्छेद 31 का के तहत। इसके बाद 25वें संविधान संशोधन द्वारा किन किन निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार अनुच्छेद 14 तथा 19 पर श्रेष्ठता प्रदान किए गए? अनुच्छेद 39 ख तथा ग में वर्णित निर्देशक तत्वों को। किस वाद में कहा गया है कि भाग 3 तथा भाग 4 के मध्य संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा है? मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ के वाद में कहा गया है।
परीक्षा देखने में दिए कि वर्तमान संविधान के तहत मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? 11 है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51 का टा के तहत कौन सा मूल कर्तव्य जोड़ा गया है? 6 से 14 वर्ष के बालकों के माता पिता संरक्षक का यह कर्तव्य है कि उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से। संविधान में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था परिसंघ संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष की गई? 1976 में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करे? कहा गया अनुच्छेद 51 का 6 के तहत कहा गया है। किस समिति की सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव में थोड़ा फेरबदल करके 42वें संविधान संशोधन द्वारा कुल कितने मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? 10। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की थी? 8। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य दिए गए हैं? भाग 4 का अनुच्छेद 51 कम दिए गए। इस तरह हम लोगों को जो चैप्टर 4 है खत्म होता है। चलिए, धन्यवाद देखने के लिए।